पौधों में प्रजनन भाग 1। नमस्ते दोस्तों, हरा भरा एक नन्हा पौधा लगा मेरे उपवन में, जिसे देखकर फूल खुशी के खिल जाते मेरे मन में। धूप यह खाता पीता पानी, यही तो इसका दाना पानी। बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा, जब घना वृक्ष यह बन जाएगा। तब किसी राह का थका मुसाफिर छाया में इसकी नींद चैन की सो जाएगा। हम सबने यह कविता जरूर सुनी या पढ़ी होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह सारे पेड़ और पौधे अपनी प्रजाति कैसे बनाए रखते हैं? हम सब यह तो जानते हैं कि पौधे उन्हीं से बनते हैं, पर पहले बीज आया था कि पौधा? हम यह तो जानते हैं कि हम अपने माता पिता की तरह दिखते हैं, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये पेड़ पौधे फल पत्तियां भी तो उन्हीं पेड़ और पौधों की तरह दिखते हैं जिनसे वे उत्पन्न हुए हैं? पौधों में प्रजनन कैसे होता है? आपने पिछली कक्षा में पादपों के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। उनमें से फूल पादप के जनन अंग होते हैं, पर जिन पौधों में फूल नहीं होते, वे कैसे प्रजनन करते हैं? चलिए हम इस वीडियो की मदद से यही जानने का प्रयास करते हैं। रामू, श्याम और रानी बगीचे में खेल रहे हैं। आइए देखते हैं कि बच्चों का यह छुपन छुपाई का खेल कैसा चल रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य है समझना कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है। पकड़ लिया श्याम, बार बार एक ही जगह पर छुपेगा तो तुझे पकड़ नहीं लेंगे क्या? कितनी अच्छी महक होती है इन लाल गुलाबों की। देखो, उन्होंने उस गुलाब के पौधे का कुछ हिस्सा काट दिया और उसे वहाँ जमीन में दबा दिया। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? आओ रामू, काका से ही पूछते हैं। नमस्ते रामू काका, हमने अभी देखा कि आपने इस गुलाब के पौधे की एक शाखा को काटकर मिट्टी में दबा दिया। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। बच्चों, गुलाब की शाखा का एक भाग तोड़कर मैंने जमीन में लगा दिया है। कुछ दिनों में उसकी जड़ें निकल आएंगी और ये नया पौधा बन जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि पौधों में प्रजनन इस तरीके से भी होता है। मैं इसके बारे में और समझना चाहती हूँ। दादाजी से पूछूंगी, उनको बागबानी का बहुत शौक है। इसका मतलब है कि पौधे जैसे गुलाब की शाख को काटकर पुनः बो देने से भी प्रजनन होता है। वो देखो, जब मैंने इस तालाब को पिछले हफ्ते देखा था तो इसमें ये हरे रंग की काई सिर्फ वहां तक ही थी, पर आज देखो पूरा तालाब ही हरा हो गया है। ये शैवाल है। याद है, हमने विज्ञान के पहले अध्याय में पढ़ा था कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल बढ़ते हैं। पर ये समझ नहीं आ रहा कि शैवाल बढ़ते कैसे हैं, कैसे पता लगाएं? परेशान नहीं हो बच्चों, मैं बताता हूँ। मैं इस तालाब को कई वर्षों से देख रहा हूँ। दोस्तों, शैवाल खंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं। यह खंड या टुकड़े नए जीव बन जाते हैं और ऐसे ही कुछ समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। प्रकृति में भी अनेक राज छिपे हुए हैं। कितनी विचित्र बात है कि शैवाल खंडन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ये देखो, ये रहा वो आम का पौधा। कितना नन्हा सा है ये पौधा। श्याम, इसका बहुत ख्याल रखना। अरे बच्चों, अंदर आओ, आओ कुछ खा लो। श्याम बेटा, आलू की टोकरी के पास सेब पड़े हैं, वो ले आओ, मैं काट देती हूँ। हाँ माँ, जरूर। ये इन आलूओं पर हरे और सफेद रंग का क्या है? रामू और रानी को दिखाता हूँ। ये देखो, इन आलूओं पर क्या है? लगता है खराब हो गए हैं।
मैंने ऐसा कई बार देखा है। जब आलू पुराने से हो जाते हैं ना, तो उन पर ऐसी कलिकाएं दिखती हैं। माँ ने बताया था कि ये आलू की आँख होती है। आलू की आँख? आलू की आँख कब से होने लगी? हाँ बच्चों, सही बताया रानी की माँ ने। इसे आलू की आँख ही कहते हैं। तुम सब इस आलू के साथ एक प्रयोग करो, तब तुम्हें समझ आएगा। कैसा प्रयोग माँ? इस आलू को यहाँ से आधा काट लो और इन दोनों भागों को मिट्टी में गाड़ दो। फिर रोज पानी डालना। कुछ दिनों में देखना कि क्या होता है। क्यों दोस्तों, जैसा माँ कह रही है वैसा करें? हाँ, चलो। लो, हो गया। श्याम, अब हमें रोज तेरे घर आना पड़ेगा। बच्चों, रानी, श्याम और राम रोज उस जगह का निरीक्षण करते थे जहां उन्होंने आलू के टुकड़ों को दबाया था। कुछ हफ्तों बाद वहां से एक नन्हा पौधा बाहर आया। रानी, राम, देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ पत्तियां दिख रही हैं। हाँ, सही में आलू बोने से आलू का पौधा निकल आया। ये तो बिल्कुल गुलाब के पौधे की तरह ही हुआ, है ना? बच्चों, मेरे तने पर आँख जैसी कलिकाएं होती हैं। यह कुछ समय बाद नए पौधे को जन्म देती है। आलू के अलावा प्याज, अदरक, हल्दी जैसे पौधों में भी कायिक प्रजनन होता है। अरे, इन सब बातों में मैं तो भूल ही गई कि माँ ने डबल रोटी लाने को कहा था। चल रानी, मैं भी चलता हूँ। अब जल्द हम शाम के बाग से आम और आलू खाएंगे। अरे ये देख राम, इस डबल रोटी पर तो फंगस लग गई है। ये लो, इसको फेंक दो। पता है राम, हमें डबल रोटी खरीदते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कहीं उस पर फंगस ना लगी हो। लेकिन यह फंगस इस डबल रोटी पर आई कैसे? चल, पहले घर चलकर माँ को डबल रोटी दे देते हैं, फिर तेरे प्रश्न का उत्तर सोचेंगे। कितनी अनोखी बात है ना दोस्तों, कि बिना फूल के भी इन सब पादपों में प्रजनन संभव है। गुलाब और आलू में कायिक प्रजनन से, शैवाल में खंडन से और फंगस मुकुलन से बढ़ता है। मुझे तो पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में और जानना है। पौधों में प्रजनन भाग 2। दोस्तों, क्या आपको फूल अच्छे लगते हैं? कितने रंग बिरंगे होते हैं ना फूल। पर क्या आपको पता है कि फूल सिर्फ पौधे की सुंदरता नहीं बढ़ाते, उनका पौधों के जीवन में एक बहुत जरूरी योगदान होता है। आपने पढ़ा है कि फूल पौधों के जनन अंग होते हैं। हर फूल में नर जनन अंग पुंकेसर यानी स्टैमन और मादा जनन अंग स्त्री केसर यानी पिस्टिल होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भाग स्टैमन है और कौन सा भाग पिस्टिल है? एक कागज पर इसका चित्र बनाइए। चलिए, इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए हम श्याम के घर चलते हैं। आज उसकी कक्षा में टीचर जी इसी विषय के बारे में पढ़ा रही थीं। इस कहानी का उद्देश्य है समझना कि पौधों में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है। दीदी, आज हमने फूल के अलग अलग भागों के बारे में जाना। मुझे तो पता ही नहीं था कि फूलों में नर और मादा भाग होते हैं और फूल ही पौधों का जनन अंग होता है। हाँ श्याम, फूल पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। कल हम सब टीचर जी के साथ तालाब के पास वाले फूलों के बगीचे में जा रहे हैं। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। मैं अपनी चित्रकारी की पुस्तक और रंग जरूर ले जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है श्याम। हर एक फूल को ध्यान से देखना और फूलों के बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश करना। अगले दिन श्याम और उसकी कक्षा के बाकी बच्चे टीचर जी के साथ फूलों के बगीचे में पहुंच जाते हैं। हाँ, और मैं भी उनके साथ पहुंच गई हूँ। इतने रंग बिरंगे फूल हैं, वह तो मेरी मनपसंद जगह है। बच्चों, अब आप सब इन फूलों को देखो।
इनके भागों के बारे में समझने की कोशिश करो। याद रहे, जो फूल नीचे गिरे हों उन्हीं को ही उठा के देखना, किसी भी फूल को तोड़ना नहीं। फिर हम सब मिलकर आपकी खोजबीन के बारे में चर्चा करेंगे। श्याम, मीना, इधर आओ। इस चमेली के फूल को देखो। याद है, हमने इसका चित्र देखा था और टीचर जी ने बताया था कि ये एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल फूल होता है। हाँ, इनमें या तो सिर्फ नर जनन अंग या मादा जनन अंग होते हैं। और यह देखो, यह गुलाब का फूल, यह द्विलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल फूल कहलाते हैं। हमने इसकी भी तो तस्वीर देखी थी। हाँ दोस्तों, बच्चे ठीक सोच रहे हैं। कई फूल एक लिंगी होते हैं क्योंकि उनमें नर और मादा जनन अंग में से एक होता है, और कई फूल द्विलिंगी होते हैं क्योंकि उनमें नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं। नर जनन अंग को पुंकेसर यानी स्टैमन कहते हैं और मादा जनन अंग को स्त्रीकेसर यानी पिस्टल कहते हैं। अरे वो देखो, राजा और विजय कैसे उन तितलियों के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ इतने सारे फूल होंगे, वहाँ तितलियों और मधुमक्खियों का होना तो स्वाभाविक है। हाँ, इतने सारे फूलों का पराग एक साथ मिल जाता है इनको। याद है, हमने विज्ञान के पहले अध्याय में स्वजीवी संबंध के बारे में पढ़ा था। हाँ, मधुमक्खियाँ फूलों का पराग इकट्ठा करती हैं और बदले में फूलों से पराग के कणों को दूसरे फूलों तक ले जाती हैं और इसी तरह परागण में सहायता करती है। हाँ दोस्तों, हम मधुमक्खियों और तितलियों को फूलों का पराग बहुत पसंद है। फूल के नर भाग पुंकेसर में पराग कोश होता है, जहाँ पराग कण होते हैं। जब मैं या मेरे जैसे अन्य कीट मित्र फूलों पर बैठते हैं तो पराग कण हम पर चिपक जाते हैं। उसके बाद जब हम किसी अन्य फूल पर बैठते हैं तो यह पराग कण वहाँ गिर जाते हैं। इस तरह एंथर यानी पराग कोश से स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। कभी कभी पराग कण उसी फूल के मादा भाग यानी कि स्टिग्मा वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है। इसे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और जब परागकण किसी और फूल पर गिरता है तो इसे पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यह देखो, यह मादा जनन अंग वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा है, पर यह यहाँ नीचे एक बल्ब या कली सा क्या है? हाँ, इस फूल में भी ऐसा ही एक भाग है। ऐसा ही कुछ विज्ञान की किताब में देखा था। चलो इसके बारे में टीचर जी से पूछते हैं। क्यों ना हम अपनी अपनी चित्रकारी की किताब में इन सुंदर फूलों के चित्र बनाएं और उनके भागों को सूचीबद्ध भी करें। दोस्तों, आप भी किसी फूल का चित्र बनाइए और उसे सूचीबद्ध कीजिए। तब तक मैं किसी फूल से रस चख कर आती हूँ। बच्चों, चलो अब आप सब इधर आ जाओ। तो कैसा रहा आप सबका निरीक्षण? ये देखिए टीचर जी, मैंने फूल का ये चित्र बनाया है। टीचर जी, मैंने कई फूलों को उठाकर देखा। सब फूलों में एक हरा भाग था जो एक बल्ब या कली की तरह दिख रहा था। यह देखिए, क्या आप बता सकती हैं कि यह क्या है? हाँ जरूर मीना, आओ हम इस फूल को देखते हैं। यह देखो, यह एंथर है, यह स्टिग्मा है और यह है ओवरी या अंडाशय। परागण जब स्टिग्मा में पहुंचते हैं तो वह एक नली के द्वारा अंडाशय में जाते हैं और यहाँ पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। फूल के बाकी भाग
मुरझा के गिर जाते हैं। कितनी विचित्र बात है। मुझे लगता था कि फूल का काम सिर्फ खुशबू देना होता है। पर फूल की खुशबू की वजह से ही तो मधुमक्खी, तितली और अन्य कीट उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये तुम्हारी कमीज पर क्या लगा है श्याम? लगता है कि कुछ फूल या सूखे हुए बीज चिपक गए हैं। इसका मतलब है कि तुम भी परागण में सहायता कर रहे हो श्याम। क्या तुम सबने सोचा है कि यह बीज श्याम की कमीज पर कैसे चिपक गए? चलो अब इसके बारे में आप सब सोचना, पूछना, पढ़ना और फिर कल आकर मुझे बताना कि आप सबने क्या समझा। तो देखा दोस्तों, फूल हम सबके लिए कितने जरूरी हैं। देखा जाए तो फूल ना हो तो बीज, पौधा या फल कुछ भी ना हो। मैं और मेरे जैसे अन्य कीट परागण में मदद करते हैं। कभी आपने सोचा है अगर हम ना होते तो परागण कैसे होता? चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बीज प्रसार भाग 3। वृक्ष से गिरा या हवा से उड़कर आया हूँ। सूरज, हवा और पानी से कुछ दिनों में एक नन्हा पौधा मैं बन जाऊंगा। सुंदर फूल और रसीले फल अपने साथ लाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक बीज हूँ। पौधों और फलों में बहुत बीज होते हैं। किसी भी पेड़ के बीज यदि एक ही जगह गिर गए तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में धूप, पानी, मिट्टी नहीं मिल सकेगी। पेड़ और पौधों के बीज ज्यादा से ज्यादा अंकुरित होकर नए पौधे बन सकें, इसीलिए यह जरूरी है कि वह दूर दूर तक फैल जाएं। इस वीडियो की मदद से हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि बीजों का फैलाव या प्रसार कैसे होता है। इस वीडियो का उद्देश्य है यह जानना कि बीजों का प्रसार क्यों और कैसे होता है। वह देखिए, शेखर और माला अपनी माँ की मटर छीलने में मदद कर रहे हैं। आप भी करते हैं ना अपनी माँ की मदद? चलिए देखते हैं कि क्या बातचीत हो रही है। माँ, मुझे मटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। हाँ शेखर, मैं जानती हूँ। अरे माँ देखिए, इस वाली मटर की फली में कीड़ा लगा हुआ है। कोई बात नहीं शेखर, जाओ और इन मटर के दानों को बाहर बगीचे की मिट्टी में दबा दो। माँ, अब तो हमारा अपना मटर का पौधा उग जाएगा। अच्छा, मैंने रामू काका के खेत में मटर की फसल देखी है। लगता है वह भी ऐसे ही मटर के दानों को बोते होंगे। पता है बच्चों, मटर के दानों का एक बहुत मजेदार तरीके से फैलाव होता है। अच्छा, कैसे माँ, बताइए ना। कभी कभी मटर की फलियों में विस्फोट होता है और उसी विस्फोट की वजह से मटर के दाने दूर जाकर गिरते हैं। क्या विस्फोट? कितना मजेदार तरीका है। हाँ, यानी कि जब इन पौधों की फलियां सूखने लगती हैं, तो वह चिटकने लगती हैं और इसी की वजह से उनका फैलाव होता है। हाँ दोस्तों, फलीदार पौधे जैसे मटर, सेम और भिंडी में कई बार अंदरूनी दबाव के कारण विस्फोट होता है या वे चिटकने लगते हैं। इसकी वजह से उन फलियों के दाने दूर दूर जाकर गिरते हैं और इस तरह से उनका प्रसार होता है ना मजेदार बात? चल शेखर, मटर तो छिल गए, अब खेलने चलते हैं। हाँ बच्चों, जाओ। माला, रवि और राधा को भी बुला लेते हैं। रामू काका के खेत की तरफ खेलने चलते हैं। हाँ, चलो। चलो चलो, दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे पहले पहुंचता है।
चलो कुछ देर यहाँ बैठ जाते हैं। वो देखो, रुई के बीज कैसे यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है। पर रामू काका के खेत में तो रुई नहीं उग रही है, तो ये बीज कहाँ से आए? मैं तो इन्हें पकड़ने जा रहा हूँ। देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बीज पकड़ता है। यह देखो, कितने मुलायम है ये बीज। हाँ, यह बीज इतने हल्के हैं, तभी तो हवा की वजह से ये यहाँ वहाँ उड़कर पहुँच जाते हैं। पता है रवि राधा, आज माँ ने बताया कि मटर के दानों का विस्फोट से प्रसार होता है, और मुझे लगता है कि रुई के पौधों के बीज का हवा के द्वारा प्रसार होता है। ऐसे और कौन से पौधे होते हैं जिनके बीज हवा के माध्यम से प्रसारित होते हैं? दोस्तों, हम बीजों का कई माध्यमों से प्रसार होता है। उसमें से हवा एक माध्यम है। जिन पौधों के बीज हल्के होते हैं, जैसे कि रुई, उनके बीज हवा के साथ यहाँ से वहाँ उड़कर पहुँच जाते हैं और इसकी वजह से उनका प्रसार होता है। ऐसे और पौधे जो हवा के माध्यम से प्रसार करते हैं, उनका उदाहरण है डैंडेलियन, सूरजमुखी और मदार आक के बीज। पता है दोस्तों, बीजों के पंख भी होते हैं, जैसे कि मेपल के बीज। पंख होने की वजह से यह बीज भी हवा की मदद से प्रसारित होते हैं। चलो नारियल पानी पीते हैं। हाँ हाँ, चलो, प्यास भी बहुत लग रही है। अरे वाह, मजा आ गया। धन्यवाद भैया। कितना मीठा मीठा पानी था। यह नारियल कितना भारी होता है। मैं सोच रहा हूँ इसका पेड़ कैसे उगता होगा। अरे हाँ, सोचने वाली बात तो है शेखर। कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। नारियल के पेड़ ज्यादातर समुद्र के पास पाए जाते हैं। बच्चों, क्या मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं? मैं कई साल तटीय क्षेत्रों में रहा हूं। हाँ जरूर, बताइए भैया। नारियल का पेड़ ज्यादातर समुद्र के पास या पानी के पास उगता है। इससे फल टूटकर पानी में गिर जाते हैं और पानी में तैरते तैरते एक तट से दूसरे तट तक पहुंच जाते हैं। नारियल का बीज नहीं, बल्कि पूरा फल तैरता है और इतने समय में उसका बीज अंदर अंकुरित होने लगता है। जब वो किसी तट पर पहुंचता है, तब वो वहां की मिट्टी में उगने लगता है। हाँ दोस्तों, नारियल के अलावा कमल का फूल, कुमुद के फूल यानी वाटर लिली भी पानी के माध्यम से बीजों का प्रसार करते हैं। अरे वाह, यानी कि पानी के माध्यम से भी प्रसार होता है। बड़े अच्छे तैराक होते हैं ये नारियल। धन्यवाद भैया। चलो अब पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। मुझे पकड़ कर दिखाओ, मैं तो हवा से भी तेज दौड़ती हूँ। थक गए भागते भागते। चलो चलो, अब घर चलते हैं, देर हो रही है। हाँ, भूख लग रही है। माँ ने आज मटर की स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। चलो रवि और राधा, तुम भी घर चलो, साथ में खाना खाएंगे। वो देखो उस तोते को। कहाँ कहाँ, मुझे भी दिखाओ। वो देख राधा, उस अमरूद के पेड़ पर बैठकर मजे से अमरूद खा रहा है। हाँ, वो रहा। याद है, हमने पढ़ा था कि पक्षी बीजों का पाचन नहीं कर सकते और वे इन बीजों को अपनी बीट में बाहर निकाल देते हैं। हाँ, और जहाँ वह बीट गिरती होगी, वहाँ बीज जरूर उग जाते होंगे। हाँ दोस्तों, यह बच्चे तो बड़े होशियार हैं। पक्षी जब फल खाते हैं तो वे उसके बीज का पाचन नहीं कर सकते। वे उन बीजों को मल के रूप में अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं और वे बीज जहाँ गिरते हैं वहाँ एक पौधा उग जाता है।
यह भी पशु पक्षियों द्वारा बीजों के प्रसार का एक माध्यम है। माँ, हम आ गए। देखो, रवि और राधा भी आए हैं। आओ बच्चों, चलो हाथ धो लो, मैं अभी तुम सबको खाना देती हूँ। अरे शेखर, देखो तुम्हारी कमीज पर कितने सूखे बीज चिपक गए हैं। लगता है तुम सबने खेत में बहुत मस्ती की। हाँ शेखर, देखो ये सारे बीज कैसे तुम्हारी कमीज पर चिपक गए हैं। लगता है कि कई बीज रास्ते में भी गिरे होंगे। इसका तो मतलब हुआ कि शेखर भी बीजों का प्रसार करने में मदद कर रहा है। हाँ दोस्तों, कई बीज कांटेदार होते हैं। उनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसकी मदद से वे जंतुओं पर चिपक जाते हैं और फिर वे जंतु जहाँ कहीं भी जाते हैं, बीजों को अपने साथ ले जाते हैं। इसका उदाहरण है यूरेना और जेनीथियम। प्रकृति भी कितनी विचित्र है। इतने नन्हे से बीज कैसे अलग-अलग माध्यमों की मदद से प्रसारित होते हैं। मैं तो इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। चलो खाना खाकर पुस्तकालय चलते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबने भी मेरे और मेरे जैसे अन्य बीजों के प्रसार के बारे में जानकारी एकत्रित की होगी। आप भी अगली बार जब किसी बीज या पौधे को देखना तो सोचना कि बीजों का प्रसार कैसे हुआ होगा। हमारा प्रसार हवा, पानी, जंतुओं की मदद से होता है और ऐसे हम एक नया जीवन शुरू करते हैं। बड़ा ही मजेदार है हमारा ये जीवन। तो दोस्तों, आप सब मिलकर बहुत सारे बीज और बहुत सारे पेड़ लगाइए और अपनी धरती को हरा भरा बनाइए।